हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में, हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। बता दें कि नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करती थी महिला, आरोपी महिला को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज पर आपको दे रहे हैं। एनजीओ चलाती थी ये आरोपी महिला। बताया जा रहा है कि महिला के कनेक्शन में दिल्ली के कई रसूखदार थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां बता दें कि एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करती थी महिला और इसी मामले में महिला को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो महिला थी, आरोपी महिला, एनजीओ चलाती थी और इसके कनेक्शन में दिल्ली के कई रसूखदार जो थे वो भी शामिल थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 28 दिन बाद खत्म हुआ सिलगेर में आदिवासी ग्रामीणों का प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुदर्शन न्यूज पर दे रहे हैं। बता दें कि सीआरपीएफ कैंप बनने से ये नाराज थे ग्रामीण। बता दें कि हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने कैंप को यहाँ पे घेर कर रखा हुआ था। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 की यहाँ पे मौत भी हो चुकी थी, तो वहीं मरने वालों की पहचान नक्सलियों के रूप में हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज पर आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि 28 दिन बाद अब खत्म हुआ है सिलगेर में आदिवासी ग्रामीणों का ये प्रदर्शन। सीआरपीएफ कैंप बनने से यहाँ पे जो ग्रामीण थे वो नाराज थे और हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने इस कैंप को घेर रखा था, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो उसमें 3 की मौत हो गई। मारने वालों की यहाँ पे जो पहचान है वो एक नक्सलियों के रूप में हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सुदर्शन न्यूज पर आपको दे रहे हैं सीधे छत्तीसगढ़ से। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और जहां देश भर में लॉकडाउन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर इसी लॉकडाउन के बीच देश की राजधानी से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था लैंड जिहाद की कोशिश। बता दें कि मामला बेहद ही गंभीर और हैरान करने वाला है। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान नोएडा के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर मजार की जमीन के आसपास की जमीन को कब्जाने की कोशिश की गई थी। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 51 है, जहां पर ग्रीन बेल्ट में जिहादियों ने मजार के आड़ में अवैध कब्जा करने की कोशिश की है। जिहादियों की जमीन, जिहाद की साजिश। लॉकडाउन में कब्जा रहे सरकारी जमीन, नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर अवैध कब्जा। देश भर में लॉकडाउन के बीच में देश की राजधानी से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था लैंड जिहाद। ताजा मामला सामने आया है नोएडा के सेक्टर 51 से, जहां ग्रीन बेल्ट में जिहादियों ने मजार के आड़ में अवैध कब्जा करने की कोशिश की है। 130 मीटर जमीन कब्रिस्तान के नाम पर सेक्टर 51 में मौजूद है, मगर अब उस 130 जमीन के आसपास के क्षेत्र को भी एक बड़े साजिश के तहत कब्जा किया जा रहा है। साथ ही लोगों को डरा धमकाकर क्षेत्र में जबरन जिहादी उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है। एक छोटा सा भाग ग्रीन बेल्ट में जब एक मज़ार के नाम पर इनको मिला हुआ था, जो यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन उसको लॉकडाउन के दौरान इसमें अवैध कंस्ट्रक्शन और जो ग्रीन बेल्ट है, जो ये पार्क है नोएडा अथॉरिटी का, दिखाना चाहूँगी तस्वीरों में, ये पार्क है, इसको भी घेरने का काम यहाँ पर होने लगा था। कब्रिस्तान के आसपास की जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए अलॉट है,
लेकिन जिहादी ग्रीन बेल्ट की जमीन को घेरने की कोशिश पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी की सरकारी जमीन के चारों तरफ बाउंड्री खड़ी कर दी गई है। सुदर्शन न्यूज ने इस पूरी साजिश की तह तक पड़ताल की तो पता चला कि सारा निर्माण अवैध तरीके से चल रहा था, जिसके बाद नोएडा के हिंदू संगठनों ने जमीन जिहाद की कोशिश का विरोध किया तो प्रशासन की नींद टूटी और आनन फानन में अवैध दीवार को ढहा दिया गया। जमीन जिहाद की कोशिश देश की राजधानी से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर हो रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आखिर निर्माण हो क्यों रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हिंदू संगठन के विरोध के बाद कि इस पूरी दीवार को तोड़ा जाएगा, कि जो ये बता रहे हैं कि पूरी की पूरी जगह इनकी है, तो अथॉरिटी इस पर क्या जवाब देगी? क्या पूरी की पूरी ज़मीन इनकी है या फिर ये ग्रीन बेल्ट को हथियाने की एक साजिश चल रही है? आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर। जिहादियों की जमीन, जिहाद की साजिश। तो वहीं पंजाब में 2022 के चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा दांव चला है। अकाली दल ने मायावती की पार्टी बीएसपी से गठबंधन किया है। बीएसपी और अकाली दल के गठबंधन को राज्य में नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस को मात देने के लिए बना ये गठबंधन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। हालांकि जातिगत समीकरण को देखा जाए तो पंजाब में देश के सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग जो है रहते हैं। पंजाब में जहां एक ओर कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी प्रतिद्वंदी अकाली दल ने विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के साथ गठबंधन का ऐलान कर बड़ा दांव खेला है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलित आबादी रहती है। पंजाब में बीएसपी और अकाली दल ने किया गठबंधन। 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। बीएसपी 20 और अकाली 97 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। देश में सबसे ज्यादा 32% दलित आबादी पंजाब में। की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं, तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। पंजाब के अब तक के इतिहास में कोई दलित सीएम नहीं बना। जाहिर है बड़े वोट बैंक में संभावनाएं तलाशते हुए अकाली दल ने बीएसपी से हाथ मिलाने का फैसला किया है। यूपी में दलितों के बीच मजबूत पैठ रखने वाली बीएसपी के संस्थापक काशीराम पंजाब के होशियारपुर से आते थे। ऐसे में अकाली दल और बीएसपी की दोस्ती को सियासत में एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि 25 साल पहले भी दोनों दोस्ती कर चुके हैं, लेकिन वो दोस्ती कुछ खास परवान नहीं चढ़ सकी थी। न्यूज़ डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में भूपेश बघेल अपनी पार्टी में तो विरोध का सामना कर ही रहे हैं। बीजेपी ने भी उन पर पूरे तौर पर निशाना साध रखा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि भूपेश सरकार की योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में पत्रकार वार्ता कर भूपेश बघेल सरकार को इतिहास में सबसे ज्यादा असफल और अलोकप्रिय सरकार करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार के विकास के काम सिर्फ विज्ञापन के लिए किए जा रहे हैं। रमन ने कहा कि सवाल तो पूछे जाएंगे, जवाब तो देना ही होगा। आखिर उन 36 वादों का क्या हुआ, किस स्थिति में प्रदेश को छोड़ा है।
इतिहास में सबसे ज्यादा असफल और अलोकप्रिय सरकार के रूप में इस 2.5 साल में ही भूपेश जी ने एक कीर्तिमान अपना स्थापित किया। नारा दिया था कांग्रेस ने, वक्त है बदलाव का। 2.5 साल में ही जनता कहने लगी है अब ये वक्त है पछतावे का। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश वादा भूल गए। वन नेशन वन राशन स्कीम को किसान हितैषी भूपेश ने लागू नहीं किया। बीजेपी सरकार ने 15 साल में 33,000 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन भूपेश सरकार ने 30 महीने में ही 36,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल खत्म हुआ। अब इस सरकार की उल्टी गिनती पूरी तरह शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं गुजरात लोक सेवा आयोग यानी जीपीएससी की परीक्षाओं में अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने आरक्षण के एक मामले में ये फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के आयु सीमा में भी छूट मिलती है। अगर वो सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। गुजरात हाईकोर्ट के शुक्रवार को दिए गए एक अहम फैसले के बाद अब राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए आरक्षित श्रेणी के आवेदक सामान्य श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेंगे, भले ही उनकी मेरिट कितनी भी ऊंची क्यों न हो। फैसले में कहा गया है कि यदि कोई आवेदक आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र दे रहा है तो उसे आरक्षित श्रेणी में ही जगह मिलेगी। दरअसल 2013 में गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुजरात लोक सेवा आयोग से आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। जीपीएससी ने दलील दी थी कि 2011 में डिप्टी सेक्शन अधिकारी और उप तहसीलदार के 948 पदों के लिए आवेदन जारी किए गए थे। मई 2011 में हुई लिखित परीक्षा में फेल हुए अनुसूचित जाति के उम्मीदवार नीलेश परमार ने आयु सीमा में छूट की नीति को खुली चुनौती दी थी। परमार को 140 अंक मिले थे और उसने सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में शामिल किए जाने की मांग की थी। अब कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग को संबंधित संवर्ग में ही आयु की छूट मिलती है। अगर आरक्षितों को सामान्य वर्ग में शामिल किया गया तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार चयन से वंचित रह जाएंगे। इस तरह से अब गुजरात की सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग के लोग सामान्य श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में राज्य में 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और सरकार की तरफ से लोगों को सख्त हिदायत दी गई थी कि इस बार के अनलॉक में अगर ढिलाई बरती गई और सावधानी नहीं रखी गई तो अनलॉक करने और जो छूट लोगों को दी जा रही है उस पर फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इसकी अहम वजह है अप्रैल और मई में बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों की तरफ से लगाई गई पाबंदियां, जो बहुत हद तक लॉकडाउन जैसी थी। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अलग अलग राज्यों में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और सरकार की तरफ से लोगों को सख्त हिदायत दी गई थी कि इस बार के अनलॉक में अगर ढिलाई बरती गई, सावधानी नहीं रखी गई तो अनलॉक करने और जो छूट लोगों को दी जा रही है उस पर फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र में अनलॉक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई है। अगर आंकड़ों की माने तो अनलॉक के बाद कई स्थानों पर कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने और लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। मुंबई में अनलॉक के बाद लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर दी और सरकार के नियमों को खूंटी पर टांग दिया। नियमों की अनदेखी अभी से ही भारी पड़ने लगी है। बाजार में लोग बेखौफ होकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर अब रियायत बढ़ाई है, लेकिन दुर्भाग्य से जो आम नागरिक है वो उस रियायत का दुरुपयोग भी करते दिखाई दे रहे हैं। भले ही लॉकडाउन में उन्होंने कुछ शिथिलता लाई है, पर लोगों को भी आज चाहे वो मास्क पहनना, सामाजिक अंतर रखना और कहीं ना कहीं तो भीड़ को इकट्ठा करने से बचना चाहिए। सरकार ने जो रियायत दी है ताकि लोगों के काम धंधे हो,
आम लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में तकलीफ न हो। लेकिन जिस तरह से आज भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग लॉकडाउन का दुरुपयोग करते नज़र आ रहे हैं, तो उसे देखते हुए लोगों से अपील है कि सावधानियां बरतिए, मास्क तो पहनिए, सामाजिक अंतर को रखिए और कहीं ना कहीं तो जो शिथिलता लाई है उसका सम्मान करें। महाराष्ट्र मुंबई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ब्रेक द चेन अनलॉक मुंबई को किया गया। ऐसा लगता है कि इस अनलॉक ने मुंबई को लापरवाह बना दिया। ऐसे कई लोग दिखेंगे बिना मास्क के, फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। निश्चित ये व्यवहार तीसरी लहर को आमंत्रित देने जैसा है। लोगों की ये लापरवाही आने वाले समय में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और महाराष्ट्र में अगर इसी तरह गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती रहेगी तो एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कई राज्यों में पाबंदियों में छूट दी गई है। पिछले साल में महाराष्ट्र में जब 2-3 महीनों के लिए अनलॉक किया गया था तो कोरोना संक्रमण मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं मेवात में जिहादियों का आतंक जो है वो लगातार जारी है। एक जालसाज ठग जिहादी की मौत के बाद इन जिहादियों ने मेवात को एक बार फिर से अपने जद में ले लिया। घंटों उपद्रव किया, पुलिस पर हमला किया, पुलिस थाने को भी नहीं बख्शा। थाने को आग के हवाले करने से मन नहीं भरा तो आम लोगों की गाड़ियों पर भी ये टूट पड़े। ठग जिहादी की मौत पर बवाल। मेवात में जिहादियों का उपद्रव, पुलिस वालों पर जिहादियों का हमला। हरियाणा के मेवात में जिहादियों ने जमकर उपद्रव मचाया है। उपद्रव की वजह यह थी कि पुलिस ने पकड़े गए एक जालसाज जिहादी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक जालसाज जिहादी जुनैद ऑनलाइन ठगी किया करता था, जिसने कई लोगों से लाखों की ठगी की थी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जालसाज जिहादी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ठग जिहादी का शव उसके परिजनों को सौंपा तो मेवात के नूह इलाके में तमाम जिहादी इकट्ठा हो गए और जमकर उपद्रव मचाया। जिहादियों ने पुलिस वालों पर हमला किया, साथ ही आम लोगों की गाड़ियां तोड़ डाली। उपद्रवी जिहादी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इलाके के थाने और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस विभाग पर जिहादियों के हमले की जानकारी पर मौके पर मेवात पुलिस कप्तान नरेंद्र विरानिया, पुहाना डीएसपी शमशेर सिंह, एसएचओ सीएओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया, जिसके बाद जिहादियों पर काबू पाया जा सका। मेवात में ऑनलाइन ठगी के कारोबार की वजह से लगातार जिहादी पुलिस के निशाने पर रहते हैं और जब इनकी धरपकड़ की जाती है तो पुलिस प्रशासन के साथ भी हाथापाई करते हैं। ऐसे में ये घटना काफी सवाल खड़े करती है, क्या मेवात में अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।